Hello everyone, this is Kamesh Pansoria and I welcome you again in the journey of UPSC Civil Service Examination with IAS Nama. Here I am discussing economy with you and this is my second lecture. In the previous lecture, we discussed terms like economy, we discussed economics and types of goods like final goods, goods like intermediate goods, and factors of production, which are land, labor, capital, and entrepreneurship. We also discussed the concept of demand and supply. वहां पर हमने देखा था कि जब भी किसी भी गुड का प्राइस फॉल होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। अगर मैं यहाँ पर प्राइस लेता हूँ और यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ आइटम, और जब भी किसी गुड का प्राइस इंक्रीज करेगा तो उसकी सप्लाई जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई कर्व। नाउ ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, जो हमारे लास्ट लेक्चर पर डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, यानी कि यहाँ बात की गई है प्राइस की। ठीक है ना। अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड ऑफ अ गुड माइट इंक्रीज। किसी भी गुड का अगर प्राइस कांस्टेंट रहे तो उसका डिमांड इंक्रीज कर सकता है कब। ये कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर उसके सब्स्टिट्यूट का प्राइस इंक्रीज हो। डेफिनेटली इस केस में जो डिमांड है हमारे पर्टिकुलर गुड की वो इंक्रीज करेगी। इसका एग्जांपल लेके हम समझें कि डालडा, जो कि एक घी का सब्स्टिट्यूट माना जाता है, डालडा एक घी का सब्स्टिट्यूट है, राइट। अब अगर इसका प्राइस इंक्रीज करेगा तो इसकी डिमांड कम होगी, और वहीं पर जो घी की डिमांड है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि हाँ, अगर किसी सब्स्टिट्यूट की प्राइस इंक्रीज करेगा तो जो गुड है हमारा उसका डिमांड बढ़ेगा। तो ऑप्शन वन सही है। बात आती है प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस। पहले तो ये देखना होगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो अगर मैं एग्जांपल लूं, मान के चलिए हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर पिज्जा का, है ना। अब अगर पिज्जा में ब्रेड का प्राइस इंक्रीज होता है, अगर पिज्जा में ब्रेड का प्राइस इंक्रीज होता है तो कहीं ना कहीं पिज्जा का प्राइस भी इंक्रीज होगा। और जब पिज्जा का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो उस केस में इसकी डिमांड बढ़ेगी नहीं, जबकि डिमांड क्या होगी, कम होगी। और यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि डिमांड बढ़ेगी कब, तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट टू है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर आता है कि उसका प्राइस फॉल कर जाए, तो ये तो हम पिछले लेक्चर में पढ़े भी थे कि किसी भी आइटम का जब प्राइस फॉल करेगा तो उसका डिमांड क्या होगा, नेट बाय नेचुरल इंक्रीज होगा। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट फोर है वो भी सही है। अब हम देखें स्टेटमेंट थ्री, तो इसमें एक टर्म आता है इंफीरियर गुड। ठीक है ना। तो इंफीरियर गुड क्या होते हैं, पहले इसके लिए हमें ये समझना होगा। अगर मैं बात करूं इंफीरियर गुड की, तो वो सारे गुड जिनकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है विद द राइज इन इनकम ऑफ अ पर्सन। तो जब भी किसी भी पर्सन की अगर इनकम में इंक्रीज हमको देखने को मिलेगा तो इसका मतलब है कि उसकी परचेजिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज करेगी, राइट। उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज करेगी। अब इसमें फिर से हम एग्जांपल लेते हैं हमारे डालडा और घी का, डालडा और घी का। तो जब किसी फैमिली की इनकम कम होगी तो वो डालडा को प्रेफर करेगा, है ना। और जैसे ही उसकी इनकम राइज करेगी तो जो उसकी प्रेफरेंस है, जो उसके चॉइस हैं अपने गुड्स और आइटम्स को लेकर के, उनमें भी उसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा और वो किस तरफ जाएगा, वो जाएगा घी की तरफ। तो इस केस में वो घी को प्रेफर करेगा। तो ऐसे सारे गुड्स जिनकी इनकम बढ़ने के साथ साथ डिमांड कम हो जाती है उनको हम बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। जैसे इस पिक्चर में भी हम देखें तो हमको ये समझ आता है कि हाँ, जब भी इस पर्सन की इनकम बढ़ी है तो ये पहले साइकिल चला रहा था और इसने अब क्या किया, साइकिल को छोड़ करके कहाँ जा रहा है, ये कार की तरफ, है ना। तो कहीं ना कहीं इस केस में ये जो साइकिल है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इंफीरियर गुड का। वहीं पर नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, तो नॉर्मल गुड्स वो सारे गुड्स आते हैं इसमें, वो सारे आइटम्स इसमें आते हैं जिनकी इनकम बढ़ने के साथ साथ डिमांड बढ़ती है ना। तो अगर ये कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता होगा तो शायद हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कर पाए। अब इस स्टेटमेंट थ्री में यही बोला जा रहा है कि द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, राइट। तो उस केस में हमने देख लिया कि अगर इनकम बढ़ रही है तो इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ेगी नहीं। इंफीरियर गुड की डिमांड में क्या होगी, गिरावट देखने को मिलेगी, वो डिमांड गिर जाएगी। और इस केस में ये स्टेटमेंट थ्री हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और यहाँ पर हमको आंसर मिलता है वन एंड फोर ओनली।
आगे बढ़े, आगे अगर हम देखें तो हमारा अगला आता है कॉन्सेप्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। ये हमको लास्ट लेक्चर में डिस्कस करना था मगर वो मिस हो गया। तो अभी हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन सिंपल टर्म इज द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव। इसको आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से समझ सकते हैं। जैसे कई लोग जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में भी आए हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं पहले जॉब कर रहे होंगे, उनका प्लेसमेंट हुआ होगा, है ना, उनके पास एक स्टेबिलिटी होगी, मगर अब वो अपने जॉब को छोड़ करके किस में आए हैं, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए आए हैं। तो ये जो यहाँ से जो उनको पोटेंशियल बेनिफिट मिल सकते थे वो सारे के सारे क्या हो गए, अब उनको नहीं मिलेंगे। और इसका जो कॉस्ट हम देखेंगे तो उसको हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये सारे के सारे पोटेंशियल उन्होंने क्या किए हैं, सेक्रीफाइस किए हैं, किसके लिए, अपने यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए। तो इन सभी को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसका दूसरा डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल बेनिफिट दैट वन कैन गेट फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल। ठीक है ना। तो ये हम देख चुके हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। इस पर भी यूपीएससी ने 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था, जिसमें कि उसने बोला कि गवर्नमेंट अगर कुछ भी आइटम गवर्नमेंट अगर कोई आइटम जनरल पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती है, तो उस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में क्वेश्चन है। वहां पर बोला जा रहा है कि क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो होगी। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो हो ही नहीं सकती, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट अगर आपको कोई आइटम प्रोवाइड करा रही है तो वो कुछ परचेज कहीं ना कहीं से कर रही होगी, उसमें उसने कुछ इन्वेस्ट किया होगा, कुछ खर्चा किया होगा। और अगर वो आइटम जनरल पब्लिक को ना दे तो वो हो सकता है कि उस पैसे का वो इस्तेमाल कर सकती थी बाकी किसी स्कीम में, है ना, हो सकता है उस पैसे का वो इस्तेमाल इस्तेमाल कर सकती थी कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, हो सकता है वो उसका इस्तेमाल कर सकती थी किसी सोशल सेक्टर स्कीम में। तो ये सारे के सारे यहाँ पर जो हम पैरामीटर्स देख रहे हैं ये किस में आ जाएंगे, हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आ जाएंगे, है ना। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड। ये भी नहीं हो सकता, ये भी हम डिस्कस कर ही लिए हैं। फिर आता है कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट। एक बार को लग सकता है आपको कि हाँ ये सही है, मगर इसमें एक ट्रैप है। वो ट्रैप क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ वो ट्रांसफर नहीं होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बल्कि वो होगी टैक्स पेयर्स की तरफ। क्योंकि गवर्नमेंट जो भी मनी, गवर्नमेंट का सोर्स क्या है इनकम का, गवर्नमेंट का इनकम का सोर्स टैक्स पेयर्स का मनी है, राइट। तो अगर हम बात करें कि जब भी कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट टाइप का या कोई ऐसी योजना जिसमें जनता को कुछ दिया जा रहा हो, तो टैक्स पेयर्स के मनी से लिया जा रहा है ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रांसफर नहीं होगी, गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रांसफर नहीं होगी, बल्कि कहाँ होगी, ये होगी टैक्स पेइंग पब्लिक पर। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में अगर हम बात करें तो इसको कोशिश की गई है ये जितना सिंपल रहे, ठीक है ना। और इसीलिए हमने इसमें दो एंटिटीज अभी ली हैं। स्टार्टिंग में हमने दो या तीन एंटिटीज लिए हैं, वो फर्म, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट। ठीक, तो अगर मैं बात करूं फर्म की, तो इसको एस्टेब्लिश करने के लिए मुझे चार फैक्टर्स चाहिए होते हैं जो हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, और उसके बाद आता है हमारा कैपिटल। और ये चारों के चारों कहाँ से आएंगे, ये चारों के चारों हमको मिलते हैं हाउस होल्ड से। ये हमको कहाँ से मिलते हैं, हाउस होल्ड से। क्योंकि कोई भी पर्सन जो ये प्रोवाइड करेगा किसी भी फर्म को, चाहे वो लैंड प्रोवाइड करे या वो लेबर प्रोवाइड करे या खुद वो एंटरप्रेन्योर हो या वो अपना कैपिटल प्रोवाइड करे, वो किसी ना किसी हाउस होल्ड के मेंबर होगा, राइट। तो ये इसको कहाँ से मिलेगा, फर्म को हाउस होल्ड से मिलेगा। और जब फर्म ये हाउस होल्ड से ले रहा है तो इनके एक्सचेंज में, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, कुछ इनकम होती है जो इनके एक्सचेंज में उनको देनी पड़ती है ना। तो ये इनकम क्या करेगा, फर्म रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट के मीडियम से हाउस होल्ड को प्रोवाइड करेगा। इस पर्टिकुलर सर्कुलर फ्लो में हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो भी हाउस होल्ड है उनकी इनकम का जरिया केवल और केवल क्या है, फर्म है। इनकी जो इनकम है वो कहाँ से आ रही है, इसी पर्टिकुलर फर्म से आ रही है ना। तो और ये जो फर्म है ये क्या कर रहा है, ये फर्म इनको गुड्स और सर्विसेज क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। ये फर्म इनको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पर चूंकि हमने बैंक नहीं लिया है तो हम ये नहीं मानेंगे कि ये जो हाउस होल्ड है वो कुछ सेविंग्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कोशिश की गई है कि ये हमारा जितना सिंपल रहे उतना अच्छा। तो यहाँ पर सेविंग्स नहीं हो रही, इसका मतलब हाउस होल्ड जितना भी इनकम करते हैं वो सारा का सारा क्या करते हैं, इसको एक्सपेंडिचर में दे देते हैं, किसमें, अपनी गुड्स और सर्विसेज के लिए। तो फर्म की अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर फर्म की इनकम कहाँ से आ रही है, फर्म को भी तो इनकम हो रही है। अगर वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो इसके लिए वो
इनसे क्या ले रहा है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं इनके हाउस होल्ड के, और ये जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या होंगे, फर्म की इनकम होगी, है ना, फर्म की क्या होगी, इनकम होगी, ठीक है। और हाउस होल्ड की इनकम कहाँ से आ रही है, अगेन फर्म से आ रही है। फर्म से कैसे आ रही है, एक तो रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट के थ्रू, और वो हो सकता है इस पर्टिकुलर हाउस होल्ड में फर्म में सर्विस कर रहे हैं, जो कि हमने देख लिया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाउस होल्ड का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, हाउस होल्ड का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो इनकी इनकम के बराबर है। हाउस होल्ड का जो एक्सपेंडिचर है वो हाउस होल्ड की इनकम के बराबर है। और ये इनकम कहाँ से आ रही है, ये इनकम आ रही है फर्म के एक्सपेंडिचर से, राइट। तो कहीं ना कहीं मैं ये इससे समझ सकता हूं कि जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं, जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं जो एक फर्म प्रोवाइड कर रही है, उसमें जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो हाउस होल्ड की इनकम के बराबर है, राइट। ये हम इससे समझ सकते हैं। फिर जब मैं इसमें बात करूं गवर्नमेंट की, जब मैं इसमें बात करूं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट का काम क्या है कि वो कुछ ना कुछ फैसिलिटीज होंगी जो हाउस होल्ड को भी प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर मिसिंग है, इसको मैं लिख देता हूँ। जैसे गवर्नमेंट क्या होगी, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होगी, कुछ इनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही होगी, है ना। हाउस होल्ड को कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही होगी गवर्नमेंट, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होगी, रोड बना रही होगी, हॉस्पिटल्स बना रही होगी, सोशल सेक्टर स्कीम्स को लेकर आ रही होगी, या और भी कोई इनिशिएटिव्स ले रही होगी। तो ये सारे इनिशिएटिव्स किसके लिए, हाउस होल्ड के लिए। इसके एवज में हाउस होल्ड क्या करेंगे, हाउस होल्ड भी तो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं ना, आप और हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, जो कि गवर्नमेंट का क्या होता है, इनकम का पार्ट होता है। वहीं पर कुछ हाउस होल्ड के मेंबर ये भी होंगे कि वो उनको गवर्नमेंट में ही सर्विस कर रहे हो, गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हो, तो गवर्नमेंट इसके लिए उनको क्या प्रोवाइड करेगी, अगेन सैलरी देगी, अगेन सैलरी देगी। वहीं पर अगर मैं बात करूं फर्म की, अगर मैं बात करूं फर्म की, तो फर्म को भी गवर्नमेंट क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। सर्विस कैसे, फर्म के लिए वो हो सकता है कोई क्लस्टर बनाए, है ना, क्लस्टर बनाए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, या हो सकता है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, या हो सकता है वो उनको इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी प्रोवाइड करे, है ना, रॉ मटेरियल्स में सब्सिडी प्रोवाइड करे, ठीक है। हो सकता है कि वो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे थ्रू रोड्स, जिससे कि उनकी कनेक्टिविटी हो, राइट। इलेक्ट्रिसिटी का हमने देख लिया। तो ये सारी जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट किसको प्रोवाइड करती है, फर्म को प्रोवाइड करती है। और इसके लिए फर्म भी क्या प्रोवाइड करते हैं उनको, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स प्रोवाइड करते हैं। वहीं पर गवर्नमेंट खुद भी एक बायर हो सकती है, जो कि फर्म से क्या ले, फर्म से क्या ले, प्रोडक्ट्स ले। गवर्नमेंट क्या ले सकती है फर्म से, गवर्नमेंट खुद भी एक बायर हो सकती है, जो कि फर्म से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेगी। तो ये एक हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, जो हमने जितना हो सकता है उतना इजी रखने की इसमें कोशिश किया है। तो आगे जाके हम ये भी देख सकते हैं इसमें कि हाँ, इसमें बैंक्स का भी रोल हो, बैंक्स का भी रोल हो, राइट। मैंने कहा इसमें बैंक्स का भी रोल हो, तो बैंक्स इस केस में क्या करेगा, फर्म्स और हाउस होल्ड दोनों को ही लोन्स प्रोवाइड करेगा, और दोनों से क्या दे सकता है, डिपॉजिट, ठीक है। इसमें हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को भी ले लेते हैं, मगर वही जब सारी चीजें आ जाती हैं तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इसीलिए इसको अभी यहीं खत्म करते हैं, और अभी हमारा अगला क्या है, हम देखते हैं इसकी, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। हमने जो इनकम फ्लो पढ़ा है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंस जो देखने को मिलता है वो मिलता है नेशनल इनकम के लिए, ठीक है। नेशनल इनकम के लिए कैसे, कि कोई भी फर्म कितना प्रोड्यूस कर रही है, उसकी वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू, वो क्या होगा, नेशनल इनकम। एक लेमन अगर डेफिनेशन में दूं, तो क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन की जो वैल्यू है वही क्या होगी, हमारी नेशनल इनकम। तो डेफिनेटली इस फर्म से हम इस फ्लो से हम नेशनल इनकम भी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये किसके बराबर होगी, यहाँ पर नेशनल इनकम, यहाँ जो नेशनल इनकम है वो किसके बराबर होगी, हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर के बराबर, ठीक है। उसके बाद ये इंटरेक्शन को दिखाता है डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में, बिल्कुल ये भी हमने देख लिया। और ये आइडेंटिफाई हम इससे कर सकते हैं लीकेज कहाँ पर है। इसके लिए मैं आपको दोबारा से फिगर पे ले जाता हूँ। तो अगर हम देखें कि जब भी गवर्नमेंट किसी फर्म से, मानिए गवर्नमेंट ने यहाँ से इस फर्म से एक ऑर्डर दिया है इसको कोई आइटम्स लेने का, ठीक है। तो इस फर्म की इनकम में क्या होगा, इजाफा होगा। और जब इस फर्म की इनकम में इजाफा होगा तो कहीं ना कहीं हाउस होल्ड की इनकम में इजाफा होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट को क्या मिलना चाहिए था। अगर मैं बात करूं फर्म की इनकम में इंक्रीज देखने को मिले, तो गवर्नमेंट को भी तो कॉर्पोरेट टैक्स में इंक्रीज देखने को मिलना चाहिए, है ना। तो अगर ये इंक्रीज नहीं देखने को मिल रहा है, तो हम इस सर्कुलर फ्लो से बताते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं कोई लीकेज है, ठीक। आते हैं अगला। अगर हम बात करें, अगला टॉपिक तो वो है हमारा नेशनल
इनकम अकाउंटिंग। जब मैं बात करता हूँ नेशनल इनकम अकाउंटिंग की, तो इसकी एक डेफिनेशन है जो कि खुद नेशनल इनकम कमिटी ने दी थी, और वो है कि इट एस्टिमेट्स द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। तो यहाँ पर जो गिवन पीरियड है, यहाँ जो गिवन पीरियड है ये बताता है कि नेशनल इनकम जो है वो एक फ्लो वेरिएबल है। वो एक फ्लो वेरिएबल है क्योंकि इट इज डिफाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। It may be a year, it may be a year like 2024 to 2025, or it may be a period of 6 months, right? So when we define anything over a period, then it is called flow variable, and when we define anything over an instant, then it is called stock variable. ठीक। बाकी आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो आगे हमको जरूरत पड़ेगी, जैसे कि अगर हम बात करें नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, जब हम बात करेंगे जीडीपी की, जब हम बात करेंगे जीएनपी की, तो कुछ टर्म्स हैं उनकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। तो अभी उसको देखते हैं। पहला टर्म आता है डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है? पहली बात, डोमेस्टिक टेरिटरी किसी भी नेशन की उसकी लैंड हो सकती है ना? वो उसकी लैंड होगी। और सी बाउंड्री, तो सी बाउंड्री हम कहाँ से डिटरमाइन करते हैं? इकोनॉमिक सी बाउंड्री हम डिफाइन करते हैं अप टू द एक्सटेंट ऑफ 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स जो हमारी सी कोस्ट से डिस्टेंस होगी, वहां तक हम क्या मानते हैं कि ये हमारी लैंड एंड सी बाउंड्री है। उसके बाद किसी भी कंट्री की जो एम्बेसी है वो भी उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाती है। कोई ऑयल प्लेटफॉर्म है, गैस रिग्स है, एयरप्लेन है या शिप है जो कि किसी रेसिडेंट के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी में मानते हैं। यहाँ पर हमें देखना होगा कि रेसिडेंट क्या होता है। जब मैं बात करता हूँ तो किसी भी रेसिडेंट की, तो इस पर्टिकुलर केस में मेरा मतलब रेसिडेंट से है वो सारे फर्म्स जिनका हेडक्वार्टर कहाँ है? किसी उसमें है, इकोनॉमी में है। इकोनॉमी मतलब हम बात कर सकते हैं यहाँ पे डोमेस्टिक इकोनॉमी यानी कि इंडिया। इंडिया में वो सारे फर्म्स जिनका हेडक्वार्टर है, उनको हम क्या मानेंगे? इंडियन टेरिटरी में मानेंगे। अगला हम देखते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, तो जनरली जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेने मार्केट में जाते हैं, तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिस प्राइस पर हमको मिलता है उसको हम इन सिंपल लैंग्वेज उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। ठीक। तो इस पर्टिकुलर प्राइस में, मार्केट प्राइस में क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड होगा। इसमें इंक्लूड होगा उस पर्टिकुलर शॉपकीपर का प्रॉफिट। इसमें इंक्लूड होगा फर्म का प्रॉफिट। ठीक। तो ये सारी चीजें तो इसमें इंक्लूड होंगी ही होंगी। प्लस इसमें और क्या इंक्लूड होगा? इसमें होगा टैक्सेस। टैक्सेस जो कि गवर्नमेंट लगाती है। और इसमें हम एक्सक्लूड करते हैं किसको? सब्सिडी को। सब्सिडी को, ये हम समझें। तो यहाँ पर जब भी एक टैक्स है जिसको हम बोलते हैं जीएसटी। जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो आजकल क्या देना देते हैं हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर? जीएसटी देते हैं। वहीं अगर कोई प्रोडक्ट है ना, अगर कोई प्रोडक्ट है, उस पर गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडी देती है। सब्सिडी क्यों देती है गवर्नमेंट? जिससे कि उस प्रोडक्ट का जो है वो प्राइस क्या हो जाए? नीचे आ जाए, और लोग जिनकी परचेसिंग पावर कम है, जिनकी परचेसिंग पावर कम है, वो उसको क्या कर सकें? बाय कर सकें। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय कर सकें। तो इस इंटेंट से गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर सब्सिडी देती है। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, यूरिया। गवर्नमेंट यूरिया पर सब्सिडी देती है। और गवर्नमेंट जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर को फर्टिलाइजर पर भी सब्सिडी देती है। राइट, ये यूरिया भी एक फर्टिलाइजर ही है। और ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि पीडीएस है, उसमें भी सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स जो जनरल पब्लिक को दिए जाते हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल है। ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि तो मार्केट प्राइस की जब मैंने बात की, तो मैंने आपसे बात की कि इसमें सब्सिडी को एक्सक्लूड किया जाता है। राइट, इसका क्या मतलब हुआ? तो जब मैं बात करता हूँ सब्सिडी की, तो मेरा मतलब है कि जो कोई प्रोडक्ट का प्राइस है, जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है, उसमें से गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है उसको हम क्या कर लेते हैं? माइनस करते हैं। ठीक। इसके बाद बिकॉज ऑफ सब्सिडी जो मार्केट प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट का, वो क्या हो सकता है? फैक्टर प्राइस से कम हो सकता है। ठीक है ना? बात करते हैं फैक्टर प्राइस क्या होती है। तो किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने में जो भी कोई खर्चा किया जाता है फर्म के प्रोड्यूसर के द्वारा, उसको हम बोलते हैं फैक्टर प्राइस। ठीक। और ये सारा खर्चा कहाँ कहाँ कर सकते हैं? ये हो सकता है जो हमने देखा फैक्टर्स, इनकम जो हमने बात की, लैंड लेबर कैपिटल,
और ये जो था हमारा एंटरप्रेन्योर, इन सब में ये खर्चा जा सकता है। ये हो सकता है रॉ मटेरियल में। तो जब ये सारे एक्सपेंडिचर को हम टोटल करते हैं और जो प्राइस आता है उसको हम बोलते हैं फैक्टर प्राइस। फैक्टर प्राइस डू नॉट इंक्लूड एनी टैक्सेस। फैक्टर प्राइस जो है वो हमारे कोई भी प्रोडक्ट टैक्स को इंक्लूड नहीं करते, है ना। प्रोडक्ट टैक्स को फैक्टर प्राइस क्या करते हैं, इंक्लूड नहीं करते। बट इसमें जो है फैक्टर प्राइस में इसमें सब्सिडीज को इंक्लूड किया जाता है, राइट। इसमें सब्सिडीज को इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि अगर हम सब्सिडी को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी की पड़ी किसी भी प्रोड्यूसर को उस पर्टिकुलर आइटम को बनाने में। ठीक है, तो ये हमने फैक्टर प्राइस देख लिया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर जो है जीडीपी। जीडीपी, अगर हम बात करें जीडीपी, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फाइनल गुड्स क्या है। ठीक है, अभी हमने देख लिया कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। तो जीडीपी क्या है, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, एंड दिस गिवन पीरियड इज जनरली 1 ईयर। ठीक है, और ये किसके लिए आता है, अगर मैं इस वर्ड को तोड़ूं तो मुझे यहां से मिलता है डोमेस्टिक, यानी कि मैं इसमें कोई भी वो प्रोडक्ट को इंक्लूड नहीं करूंगा जो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं प्रोड्यूस किया गया है। और ग्रॉस का मतलब यहां से होता है टोटल, एंड प्रोडक्ट का मतलब होता है फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो कोई भी इकोनॉमी एक पर्टिकुलर ईयर में कितना प्रोडक्शन कर रही है, जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया एक पर्टिकुलर ईयर जैसे कि 2022 से 2024 2023 में कितना प्रोडक्शन कर रही है, इसको हम बोलते हैं, उस टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू को हम बोलते हैं जीडीपी। ठीक, ये कैलकुलेट किया जाता है हमारे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। और हम बात करते हैं जब भी किसी जीडीपी की, तो जीडीपी हमें बताता है कि उस पर्टिकुलर इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसी है, उस पर्टिकुलर इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसी है। ठीक, बात अगर मैं आगे करूं जीडीपी की, तो मैं देखता हूं कि जब भी कंजम्पशन बढ़ेगा, जब भी कंजम्पशन बढ़ेगा, तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर गुड की, उस पर्टिकुलर आइटम की डिमांड भी बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, राइट। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि हाँ, अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है तो जीडीपी बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर कंजम्पशन कम हो रहा है तो जीडीपी भी कम होगा। वहीं हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग की। तो गवर्नमेंट कभी भी स्पेंड करती है तो डेफिनेटली वो पब्लिक वेलफेयर के लिए ही स्पेंड करेगी, और जब भी वो स्पेंड करेगी तो कुछ आइटम खरीद रही होगी, है ना, कोई सर्विसेज खरीद रही होगी लोगों के लिए। और जब भी ऐसा कुछ हुआ कि गवर्नमेंट स्पेंड करे तो इनडायरेक्टली बढ़ेगा क्या, फिर से कंजम्पशन बढ़ेगा, एंड अगेन जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और हमारा जीडीपी जो है वो राइज करेगा। फिर हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट कैपिटल। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, सॉरी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वो सारे एक्सपेंडिचर जिनसे कि कैपिटल कहना चाहिए, जिनसे कि हमारा जो गुड प्रोडक्शन है वो बढ़ सके, उनको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं कहीं इस टाइप का एक्सपेंडिचर कर रहा हूं तो डेफिनेटली मैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहा हूं, और अगेन अगर मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो फिर मेरी जीडीपी भी बढ़ेगी। फिर हम आते हैं नेट एक्सपोर्ट्स पर। तो जब मैं बात करता हूं नेट एक्सपोर्ट्स की, तो इट मींस इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो मैंने कहा कि हम केवल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस आइटम्स हैं उनको जीडीपी में इंक्लूड करते हैं, तो डेफिनेटली हम इंपोर्ट को तो नहीं करते, बट हम एक्सपोर्ट को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये जो आइटम्स वो हमारे लिए हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में बने हैं। तो अगर इस टाइप के आइटम्स हमारा नेट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, यानी कि हम जब एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे इंपोर्ट कम करेंगे, तो उस केस को भी हम क्या करते हैं, जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। और जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और इसीलिए हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। इस बात को हम एक इक्वेशन से समझ सकते हैं, जो है जीडीपी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनई। यहाँ पर सी कंजम्पशन है, आई इन्वेस्टमेंट है, जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और एनई हमारा नेट एक्सपोर्ट है। फिर अगर मैं बात करूं जीडीपी और इन्फ्लेशन की, अगर मैं बात करूं जीडीपी और इन्फ्लेशन की, तो ये पर्टिकुलर डायग्राम, ये है हमारा डिमांड एंड सप्लाई कर्व, जिसको हम बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई कर्व। ठीक, ये है पी, यहाँ पे प्राइस है, क्यू है क्वांटिटी ऑफ आइटम। तो जब भी मैंने देखा कि ये मेरा डिमांड एंड सप्लाई कर्व है, अगर अगर डिमांड बढ़ती है, अगर डिमांड बढ़ती है, तो ये जो डिमांड का कर्व है, ये जो डिमांड की लाइन है वो टू द राइट मूव करेगी, है ना। ये जो डिमांड की लाइन है वो टू द राइट मूव करेगी, और ऐसा कुछ होते हुए जाएगी। ठीक, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर
इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस वक्त क्या आएगा, ये जो इंटरसेक्शन होगा, जैसे कि यहाँ भी हम देख रहे हैं डिमांड और सप्लाई में भी ये जो इंटरसेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस एट इक्विलिब्रियम, प्राइस एट इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। इक्विलिब्रियम से मेरा मतलब क्या है, मेरा सिंपल मतलब है कि जब भी डिमांड और सप्लाई, ये जो मार्केट फोर्सेस हैं, वो जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो खुद ब खुद एक ऐसे प्राइस पर आ जाते हैं जहां पर कि इक्विलिब्रियम सेट हो जाए, जहां पर कि प्रोड्यूसर भी विलिंग हो अपने उस पर्टिकुलर आइटम को सेल करने के लिए, और कस्टमर भी विलिंग हो उस प्राइस रेंज पर उस आइटम को लेने के लिए। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं प्राइस एट इक्विलिब्रियम। मगर जब डिमांड बढ़ती है तो ये देखने को मिलता है कि नहीं, ये इक्विलिब्रियम जो है वो क्या करता है, शिफ्ट कर जाता है। ये जो इक्विलिब्रियम है वो क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, और उस पर्टिकुलर केस में एक नया प्राइस देखने को मिलता है, फॉर एन एग्जांपल दिस पॉइंट, इसको हम नाम देंगे PE1। अब ये जो PE1 है वो डेफिनेटली ग्रेटर देन है किसके, PE के। ठीक है ना, वो किसके ग्रेटर देन है, PE के। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्राइस है गुड्स का, वो क्या किया है, बढ़ गया है ना। वो क्या किया है, अभी के लिए बढ़ गया है। इन्फ्लेशन, अभी हमने इन्फ्लेशन डिफाइन नहीं किया है, बट हम इतना तो जानते हैं कि इन्फ्लेशन इज नथिंग बट महंगाई, है ना। तो उस पर्टिकुलर गुड का जो है वो क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कांस्टेंट है। वहीं पर जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, प्रोड्यूसर क्या करते हैं, डिमांड के बढ़ने पर वो भी अपना सप्लाई को बढ़ाना चाहेंगे। बट प्रॉब्लम यह है कि सप्लाई जो है वो प्रोड्यूसर के हाथ में नहीं होती। सप्लाई जो है वो हर केस में प्रोड्यूसर के हाथ में नहीं होती, क्योंकि इट मेनली डिपेंड्स अपॉन दी रॉ मटेरियल्स, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो डेफिनेटली क्या होता है, हमारा सप्लाई बढ़ता है। उस पर्टिकुलर केस में हमारा सप्लाई बढ़ता है, और जब डिमांड बढ़ता है तो हाँ, सप्लाई बढ़ेगा, बट नॉट टू दी ग्रेटर एक्सटेंट। तो इस केस में हम बात करेंगे सप्लाई कर्व की, तो ये भी टू द राइट मूव करेगा और एक नया लाइन बनेगा, ये भी टू द राइट मूव करेगा, एक नया लाइन बनेगा। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो किसके बीच में आएगा, यहाँ हमारा PE1 है, और यहाँ हमारा PE है जो इनिशियल इक्विलिब्रियम है, ये दूसरा इक्विलिब्रियम जो डिमांड के बढ़ने पर आया, और ये तीसरा एक इक्विलिब्रियम जो डिमांड और सप्लाई दोनों के बढ़ने पर आया। ठीक, इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं, जब भी जीडीपी बढ़ेगी तो एक इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। हालांकि ये इनिशियल इन्फ्लेशन जो हमने बात की थी केवल डिमांड के बढ़ने पर, PE1 यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं उससे क्या होगा, कम होगा। बट जो PE2 है वो हमारा डेफिनेटली PE से बड़ा होगा। इसको मैं यहाँ नीचे से अच्छे से लिख देता हूँ आपके लिए। PE1 यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद PE2 ये जो प्राइस है, और उसके बाद PE। इसीलिए कहा जाता है कि जब जब जीडीपी बढ़ता है, बिकॉज ऑफ कंजम्पशन, उस केस में एक माइल्ड इन्फ्लेशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, बट ये जो इन्फ्लेशन है वो जनरली रिक्वायर्ड है, उसके हम मानते हैं कि ये इन्फ्लेशन जो माइल्ड इन्फ्लेशन है वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इट एक्ट्स एज एन इंसेंटिव फॉर द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस मोर। इस टाइप के ये क्या करता है, ये एक इंसेंटिव है हमारे प्रोड्यूसर के लिए, जिससे कि वो और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, प्रोड्यूस करें। तो आज के लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं, और अगले टॉपिक जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम आगे और पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे आगे के जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, GNP। अभी जीडीपी में भी काफी कुछ रह गया, डेफिनेटली हमने बेस इफेक्ट नहीं देखा, हमने अभी कैलकुलेशन नहीं देखी जीडीपी की। तो नो डाउट हम उसको आगे और अच्छे से करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू। अगर आप मुझसे कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो ये मेरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं शेयर कर दिया हूँ। ठीक है, अगर कोई भी जनरल डाउट है तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है UAIAS नमा, वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक डाउट के लिए मेरा जो ईमेल आईडी है kameshvansoria@gmail.com, वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरा टेलीग्राम हैंडल है। थैंक यू।